जय हिंद। फिलोसॉफी के अपने इस वीडियो सीरीज में आज हम कवर करेंगे शंकराचार्य के फिलोसॉफी के बारे में। शंकराचार्य की फिलोसॉफी, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। शंकर उनका मूल नाम है शंकर, लेकिन सम्मान में उन्हें आचार्य भी बोला जाता है। तो शंकराचार्य फिलोसॉफी आज का हमारा टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजीपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर तक के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे कि शंकराचार्य फिलोसॉफी क्या है, कैसे अद्वैत वेदांत, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकाल में, जिसे कहा जाता है मिडाइवल एज में, जब मुस्लिम्स का, इस्लाम का इन्वेजन स्टार्ट हुआ और इस्लामिक कल्चर का यहाँ पर इन्वेजन स्टार्ट हुआ, उस समय हम देखेंगे किस तरीके से वैदिक ट्रेडिशन को या फिर वैदिक फिलोसॉफी को, वेदांतिक फिलोसॉफी को किस तरीके से इन्होंने री स्टैब्लिश किया, रीस्टेट कराया। ठीक है, तो चलिए आज हम शंकराचार्य की फिलोसॉफी को देखते हैं। इनके फिलोसॉफी का नाम है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत ध्यान रखना है, शंकराचार्य फिलोसॉफी अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। अद्वैत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन डुअलिज्म। अभी सीखेंगे कि क्या है नॉन डुअलिज्म, क्या इसे हम मोनोइज्म कह सकते हैं, मोनोइज्म कहना सही है, अगर सही है तो किस हद तक सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हम इस फिलोसॉफी का एक बार डिवीजन देख लेते हैं कि ये इंडियन फिलोसॉफी में कहां पर स्टैंड करता है। इंडियन फिलोसॉफी में ये किस जगह पर स्टैंड करता है। हमने देखा था कि इंडियन फिलोसॉफी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, और 2 पार्ट में डिवाइड करने का बेस क्या था? बेस था वो फिलोसॉफी या फिर वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो वेदास को ट्रूथ मानते हैं, जिन्हें हम आस्तिक कहते थे। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मतलब ऐसे स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज जो वेदास को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। इसी का अपोजिट हो जाएगा जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते, जिन्हें हम कहेंगे नास्तिक फिलोसॉफी या फिर हेटेरोडॉक्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चारवाका हमने देख लिया। देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म, देन कम्स आजीविकास, देन कम्स जैनिज्म, और इस तरीके से हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में मोर देन 52 सेक्ट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रिवेल कर रहे थे अगेंस्ट दिस वैदिक रिलीजन। और हिस्ट्री में हम इस चीज को देख चुके हैं कि वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट में ये सभी के सभी फिलोसॉफी क्यों स्टैंड अप हो गए थे। व्हाई डिड दे स्टैंड अप अगेंस्ट दिस वैदिक ट्रेडिशंस। देन कम्स ऑर्थोडॉक्स। यहां पर हमने 3 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी देखे थे, जिनका पेयर बना हुआ था, कंबाइन थे, हैं तो वैसे 6, लेकिन ये 3 के पेयर में है। 3 के पेयर मतलब 3 into 2, तो हर एक में जैसे कि न्याया एंड वैशेषिका 2 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, देन योगा एंड सांख्य, ये 2 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, देन कम्स मीमांसा, दैट इज प्री मीमांसा, एंड देन पोस्ट मीमांसा। ये मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के 2 पार्ट है, एक है प्री मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं हिंदी में, एंड नेक्स्ट इज पोस्ट मीमांसा, दैट इज उत्तर मीमांसा इन हिंदी। इसी का एक और नाम है वेदांतिक या फिर वेदांता, वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। इसके नाम में ही क्लियर है कि वेद अंत, ये इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वेद धन अंत होगा, जिसे एंड ऑफ द वेदास कहा जाएगा। एंड ऑफ द वेदास, वेदों का अंत। यहां पर वेदों का
ये नहीं कि वेद खत्म हो गए, यहाँ पर वेदों का अंत का कहने का मतलब ये है कि जहां से वैदिक फिलोसॉफी अपना वजूद खोना स्टार्ट कर चुके थे, उन्हें फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए उस पर अगेन रिसर्च काम स्टार्ट किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए गए और उन्हें फिर से रीस्टैब्लिश रीस्टेट किया गया, इसलिए इन्हें वेदांतिक फिलोसॉफी कहा जाता है। लेकिन जब हम हिस्ट्री के टाइमलाइन में अपने जाते हैं, हमारा जो हिस्ट्री का वो ग्राफ था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि किस तरीके से हम एंशिएंट पीरियड में पहले ग्रो किए और फिर डिक्लाइन हुए, हमारा इकोनॉमी ग्रो किया और डिक्लाइन हुआ। इस फेज में जब हम देखते हैं कि वैदिक एज से अगर हम स्टार्ट करें या फिर पोस्ट वैदिक एज से स्टार्ट करें, तब कई सौ वर्षों तक हमारे पास स्क्रिप्ट्स नहीं थे। स्क्रिप्ट्स नहीं थे कहने का मतलब ये है कि आम बोलचाल की भाषा जो भी थी उसे कोडिफाई करने का कोई टेक्निक नहीं था। लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद से कॉपर प्लेट्स में हम देखते हैं कि जितने भी संस्कृत के श्लोक्स थे, खासकर जो वैदिक और उपनिषदिक ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि जितने भी नरेशंस हुए हैं, जितने भी श्लोक्स, हाइम्स का क्रिएशन किया गया, उन सभी को कोडिफिकेशन बाद में किया गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वैदिक पीरियड में जिसे हम ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक के नाम से जानते हैं, इस पीरियड में हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट्स नहीं थे। और ये जो वेदास थे, ये वेदास, इनका क्रिएशन हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हो गया था, बट कोडिफिकेशन बहुत बाद में हुआ, उन्हें राइट डाउन किया गया बहुत बाद में। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने हजारों सालों तक वो फिर सस्टेन कैसे कर पाए? तो सस्टेन कर पाए बिकॉज ऑफ श्रुति ट्रेडिशन। ये श्रुति ट्रेडिशन क्या है? श्रुति ट्रेडिशन का मतलब ये है कि अगर मुझे अपने डिसाइपल्स को वैदिक श्लोक्स जो हाइम्स हैं उन्हें बताना हो, तो मैं उन्हें तोते की तरह रटवाऊंगा। फिर मेरे जाने के बाद जब वो गुरु बनेंगे तो अपने डिसाइपल्स को फिर से उन्हीं हाइम्स को बिल्कुल गाने के अंदाज में उन्हें रटवाते जाएंगे, मतलब याद कराते जाएंगे। और इसी ट्रेडिशन के थ्रू उसे हजारों सालों तक सस्टेन करके रखा गया और फिर बाद समय में उन्हें कोडिफाई किया गया। पहले कॉपर प्लेट्स में उनका कोडिफिकेशन किया गया। क्लियर है यहां तक? लेकिन जब हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास नंबर ऑफ सेक्ट्स, यहां पर देख रहे हैं, जब एमर्ज होना स्टार्ट हुए, तब इनका जो वैदिक रिलीजन का या फिर वैदिक ट्रेडिशन का जो वजूद था वो खतरे में पड़ गया। यहां तक हमने देख लिया। लेकिन जब उपनिषदिक स्ट्रीम की बात आती है, उपनिषदिक ट्रेडिशन की बात आती है, तब हम देखते हैं कि किस तरीके से वैदिक ट्रेडिशन को उन्होंने रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की। और फिर उसी सीक्वेंस में एक ऋषि हुए, जिनका नाम है बादरायण, जिन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, इसे याद रखिएगा, बादरायण, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। और यही वो ब्रह्मसूत्र है जो बेस बना आगे की इस वेदांतिक फिलोसॉफी के लिए, इस वेदांत फिलोसॉफी के लिए। इस ब्रह्मसूत्र में हम देखते हैं कि वेदास एंड उपनिषदास, इनको फिर से रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। उनके जो कंटेंट्स है उन्हें, उन पर एक तरह से ये कह लीजिए कमेंट्री है। उपनिषद एंड वेदास पर ये एक तरह से कह लीजिए कमेंट्री है। अब इसी ब्रह्मसूत्र को आगे फिर एक ऋषि हुए जिनका नाम है गॉडपाद। ये इनका नाम है गॉडपाद, लेकिन इंग्लिश में हम इसे गौड़ापाड़ा के नाम से पढ़ेंगे। इनका नाम है गौड़ापाद, लेकिन इन्हें हम गौड़ापादा के नाम से पढ़ेंगे। ये गौड़ापाड़ा जो है, इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मसूत्र प्लस
ब्रह्मसूत्र प्लस गीता, इन दोनों को मिला करके प्लस जो बुद्धिज्म के दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन हुए, दो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी हुए, जिनमें से एक है विज्ञानवाद, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, एंड माध्यमिक शून्यवाद। यहां से एक हो गया ब्रह्मसूत्र एंड गीता, एंड देन विज्ञानवाद एंड शून्यवाद, प्लस एक है वृहद अरण्यक बृहद अरण्यक एक उपनिषद है, देन छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य एंड मांडुक्य, ये तीन उपनिषद, इन सभी के बेस पर एक बुक की रचना की, या फिर कह लीजिए एक किताब उन्होंने कंपाइल करके लिखा, जिसका नाम है गौड़ा पाड़ा कारिका। इस बुक का नाम है गौड़ा पाड़ा कारिका। कहीं कहीं पर इस बुक का नाम आपको मांडुक्य कारिका के नाम से भी देखने को मिलेगा, मांडुक्य कारिका, या फिर कहीं कहीं पर आपको इसी को आगम सूत्र के नाम से भी देखने को मिलेगा। ये तीन नाम है जो कि एक ही बुक के नाम है, रिटन बाय गौड़ापाड़ा। और इनके लिखने का जो बेस है वो क्या है? ब्रह्मसूत्र प्लस गीता, विज्ञानवाद एंड शून्यवाद, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद। इन सभी के बेस पर उन्होंने इस किताब की रचना की, इस बुक को नरेट किया। और आगे चल करके यही वो बुक है जो कि बेस बना, फाउंडेशन बना, किस चीज के लिए? अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी के लिए। ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है तो मैं इसे रब कर रहा हूं। आई होप ये डिवीजन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है उनके हमने 6 पार्ट किए। इन 6 पार्ट को ही षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ 6 मींस षड दर्शन। तो 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से जो नाम लिखा था इन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिनमें से सबसे लास्ट है क्रोनोलॉजिकली एंड एटिमोलॉजिकली भी, वो है वेदांत फिलोसॉफी। अगर इसके वेदांत फिलोसॉफी के अगर प्रोपाउंडर कहा जाए तो उनका नाम कहलाएगा बादरायण, जिनका बुक है ब्रह्मसूत्र। और फिर इसी बुक के आधार पर और अलग अलग स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज एंड उपनिषदास के आधार पर ये जो एक व्यक्ति हुए गौड़ापाड़ा 7th सेंचुरी एडी में, उन्होंने इस किताब की रचना की, जिसका नाम है गौड़ापाड़ा कारिका या फिर मांडुक्य कारिका या फिर आगम सूत्र। यही वो किताब है जो बेस बना अद्वैत वेदांता के लिए। क्लियर? ये है हमारे आज के रोड मैप का एक पूरा सा हिस्ट्री, मतलब शंकराचार्य की फिलोसॉफी का एक छोटा सा हिस्ट्री, जो कि प्री शंकरा एरा कह सकते हैं इसे, कि कहां से आखिर शंकराचार्य का ये जो अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी है उसका बेस कहां से बना। उसका बेस बना यहां से, अद्वैत वेदांत के ये वाला गौड़ापाड़ा कारिका से। अब देखते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। इनका रिलेशन है कि ये जो गौड़ापाड़ा थे इनके एक डिसाइपल हुए, उनका नाम था गोविंदापाड़ा। बहुत आसान सा नाम है, गौड़ापाड़ा देन गोविंदापाड़ा। और ये जो गोविंदापाड़ा हुए उनके डिसाइपल का नाम है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, गौड़ापाड़ा के डिसाइपल हुए गोविंदापाड़ा एंड देन इनके डिसाइपल हुए शंकराचार्य। एंड अगेन इनके डिसाइपल का नाम है सुरेश
वारा। ये एक छोटा सा हिस्ट्री के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज। यहां से आया इनका लिंक। ट्रेडिशन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य के ये कौन थे? ग्रैंड टीचर। जैसे कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादा कहते हैं। एवरी फादर हैज वन फादर हु इज टर्म्ड एज ग्रैंडफादर। ठीक उसी तरह से शंकराचार्य के टीचर हुए गौड़ापाड़ा, तो उनको डिनाउंस किया जाएगा किस नाम से? ग्रैंड टीचर के नाम से। तो अगेन ये ग्रैंड डिसेबल। ऐसा बुक में आपको अननेसेसरली वर्ड्स को बढ़ाने के लिए ये चीज दिया जाता है, इसे आप जानकारी के रूप में याद रख सकते हैं, बट एग्जाम में इसको आपको ऐसा नहीं लिखना है। अगेन फर्स्ट लिटरेचर दैट डील्स विद द अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी। अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी इज द गौड़ापाड़ा तरीका। ये इसे आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से महायान बुद्धिज्म के जो फिलोसॉफी हैं उनको अश्वघोष ने सिक्योर करके रखा, अश्वघोषा ने उन्हें रीस्टैब्लिश किया, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम करने वाले इंसान है नागार्जुन। ठीक उसी तरीके से वेदांती फिलोसॉफी में काम करने वाले इंसान बादरायण, लेकिन उसे अपने ज़ेनिथ तक पहुंचाया गौड़ापाड़ा। और गौड़ापाड़ा के फाउंडेशन के बेस पर शंकराचार्य इसे पूरी तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सप्लोर करा देंगे। क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम अपने शंकराचार्य की फिलोसॉफी के एक्चुअल उनके जो थॉट्स क्या हैं उस तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? शंकराचार्य की फिलोसॉफी अद्वैत वेदांत, जिसे नॉन डुअलिज्म भी कहा जाता है इंग्लिश में, नॉन डुअलिज्म। अब इसे मोनोइज्म के साथ कैसे हम अलग कर सकते हैं, या फिर सच में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या दोनों एक हैं? और अगर एक हैं तो फिर डुअलिज्म क्यों यूज किया गया, मोनोइज्म क्यों नहीं यूज किया गया? अद्वैत वेदांत या फिर नॉन डुअलिज्म। जैसे डुअल सिम होता है वैसे ही नॉन डुअल सिम, जैसे पहले आता है छोटा सा फोन। नॉन डुअलिज्म का मतलब ही ये है कि जो देखिए फिलोसॉफी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट यही रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक, और उसका सॉल्यूशन आज तक कभी नहीं मिल पाया। वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ किस चीज की है, अंतिम सत्ता किसकी है? क्या जड़ की है या फिर चेतन की है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैटर की है या फिर कॉन्शियसनेस की है? कॉन्शियसनेस मतलब वो सारे थॉट, वो सारे विचार जो हमारे मन में ऑटोमेटिक आते रहते हैं, जो हमारे मन में आने वाले विचार हैं, सोचने समझने की क्षमता, कैपेसिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू इनोवेट, ये सब कहां से आता है? आखिर ये सब चीज लाने के लिए पर्टिकुलर कोई ग्लैंड है बॉडी में, या फिर किस तरीके से आता है? इस क्वेश्चन का जवाब आज तक किसी नहीं दे पाया। हमने चार्वाका में देखा था कि चार्वाका ये कहता है कि जो 4 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं उनके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मिलने से, उनके एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलने से इस कॉन्शियसनेस का ओरिजिन होता है। ये चार्वाका फिलोसॉफी कहता है। लेकिन यहां पर जब हम अपार्ट फ्रॉम मेटलिस्टिक फिलोसॉफी में आते हैं तब हमारा सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अल्टीमेट रियलिटी या फिर अल्टीमेट ट्रूथ किसकी है, कॉन्शियसनेस की या फिर मैटर की? क्या हम सिर्फ सोचने से किसी मैटर को पैदा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी मैटर से इस सोचने समझने की क्षमता को पैदा किया जा सकता है? ये जो डिबेट है जिसे कहते हैं डुअल कैरेक्टर का डिबेट, कि इसमें से किसे माना जाए। अब जब हम नॉन डुअलिज्म कह रहे हैं तो इसमें हमें ये बताना होगा कि इनमें से किसी एक की सत्ता लास्ट है, वही एक अल्टीमेट रियलिटी होगा। इनमें से किसी एक को हमें साबित करना होगा कि यही एक सत्य है, दूसरा मिथ्या है। जब बात कर रहे हैं शंकराचार्य फिलोसॉफी की तो उन्होंने इस कॉन्शियसनेस को क्या किया,
एम्फेसाइज किया और बताया कि ये जो मैटर है जो हमें आसपास दिखाई दे रहा है वो इसी का एक बाई प्रोडक्ट है, या फिर कह लीजिए इसी का प्रोजेक्शन है। इसलिए इसे कहा गया नॉन डुअलिज्म। ये दोनों कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। और अगर दोनों एक ही हैं तो फिर ये दोनों हमें अलग अलग प्रतीत कैसे होते हैं? यही पूरा इस फिलोसॉफी का बेस है। शंकराचार्य की इस फिलोसॉफी में हमें सिर्फ यही देखना है कि ये नॉन डुअलिज्म किस तरीके से, और अगर ये नॉन डुअलिज्म है तो क्या इसे मोनोइज्म कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि हम इन दोनों में से एक को रिमूव कर दिए और अल्टीमेट रियलिटी इसे बता दी, इसलिए इसे मोनोइज्म भी कहा जा सकता है। और अगर मोनोइज्म कहा जा सकता है तो शंकर ने इसे नॉन डुअलिज्म, अद्वैत क्यों कहा? क्योंकि इस समय तक जो द्वैतवाद है, डुअलिज्म का कंसेप्ट है, वो प्रिवेल कर रहा था और उसे काउंटर करना था डुअलिज्म के इस नेचर को, इस थॉट को सोसाइटी से रिमूव करना था। इसलिए उन्होंने एकात्मवाद के बजाय नॉन डुअलिज्म, अद्वैतवाद की संकल्पना सामने रखी। इसे नॉन डुअलिज्म इसलिए कहा क्योंकि जो सोसाइटी में डुअलिज्म प्रिवेल कर रहा था इसे काउंटर करना था, इसलिए इसे नॉन डुअलिज्म कहा इंस्टीड ऑफ मोनोइज्म। क्लियर है? ये देखिए, ये है हमारा अद्वैत का बेसिक, इस नॉन डुअलिज्म को के नाम को रखने का बेसिक रीजन। अब शंकर की फिलोसॉफी को हमें समझना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं, और वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। इस एक लाइन में पूरे शंकराचार्य की फिलोसॉफी यहां पर आपको सामने में देखने को मिल जाएगी। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन, ये सिंगल टी हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, जिसका मतलब है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। और जो जीव है, ये जीव अर्थात हम सभी, यह भी एक ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही रूप है। और अगर ब्रह्म का ही रूप है तो फिर इस ब्रह्म से ये अलग क्यों है? अलग है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, या फिर इसके लिए शंकर ने एक वर्ड यूज किया है, अविद्या। ये इससे अलग क्यों है? ये जो जीव है ये ब्रह्म से अलग क्यों है? क्योंकि अविद्या है। और अगर अविद्या है तो क्या वापस से यह जीव ब्रह्म बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इस अविद्या से एक को हटा करके हमें इसे सिर्फ विद्या से बनाना है, मतलब विद्या के माध्यम से यह जो जीव है वापस ब्रह्म में मिल जाएगा। ये इनके पूरे फिलोसॉफी का सार है, जिसके लिए नॉलेज वर्ड भी यूज किया जाएगा। तो ब्रह्म ही सत्य है एकमात्र और जगत मिथ्या है। शंकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, द अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मन। ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है, रियलिटी और ट्रूथ। इसे ही शंकर ने आत्मन के नाम से भी कहा है।
आत्मन के नाम से डिनाउंस किया है कि अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्ता किसकी है? ब्रह्म की है या फिर आत्म की है। तो फिर ये जीवा क्या है, ये और इससे अलग कैसे है? जीवा यूं समझिए कि पहले ये जो जीवा है ये ब्रह्म का ही एक हिस्सा था, ब्रह्म का ही एक पार्ट था, उसका हिस्सा था, उसका अंश था। ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा जीवा है और इसके चारों तरफ ये जो है ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये है ब्रह्म। और इसके बीच में ये जो आपको एक लेयर दिख रहा है, ये लेयर को आप समझ लीजिए ये है अविद्या का लेयर। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य इस लेयर को हमें रिमूव करना है, और जैसे ही ये लेयर रिमूव होगा, ये लेयर जैसे ही रिमूव होगा, ये जीवा वापस से ब्रह्मा में मिल जाएगा। ये जो जीवा है वापस से ब्रह्म में मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में वो वही है। और इसे रिमूव करने का, इस अविद्या को रिमूव करने का, हटाने का तरीका क्या है? नॉलेज, ज्ञान। आपको ज्ञान को, इस हिंदी के शब्द को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है ज्ञान। ये है ज्ञान या फिर नॉलेज। इस ज्ञान के आधार पर हमें इस जीवा को वापस से ब्रह्म में मिलाना है। ये इनका एक्चुअल फिलोसॉफी, मूल फिलोसॉफी। लेकिन जब तक ये अविद्या प्रिवेल कर रहा है, तब तक ये जीवा जो है इस जगत में रहेगा। और ये जगत क्या है? ये जगत जो है इसी ब्राह्मण का ही एक तरह से प्रोजेक्शन है। उसी का ही एक प्रतिबिंब है, उसी का ही एक प्रोजेक्शन है ये जो जगत है। जिस तरीके से एक शिप, जिस तरीके से एक स्नेक जैसे मान के चलिए कि कहीं पर कमरे में अंधेरा है या फिर कह लीजिए रात का समय है, और उस समय आपने एक रस्सी को क्या समझ लिया? एक स्नेक समझ लिया। किसे? रोप को। लेकिन जैसे ही सुबह होगा, सवेरा होगा, डाउन होगा, तब आपको इस रियलिटी का एहसास हो जाएगा कि वो स्नेक नहीं, क्या था? एक रस्सी था। ठीक उसी तरह से जब तक हम इस जगत में एक जीव के रूप में हैं, तब तक हम इस ब्रह्मांड का रियलाइजेशन नहीं कर सकते। कर सकते हैं कब? जब हमें ये ज्ञान होगा। जिस क्षण हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी क्षण हमें इस ब्रह्मा से एसोसिएशन का एहसास होगा। क्लियर है? आगे हम इस टॉपिक को अपने अगले पार्ट में और डिटेल्स इसे एलैबोरेट करेंगे, फिर बताएंगे कि माया और जो मोक्ष है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, उन्होंने क्या उस पर फिलोसॉफी अपना दिया है। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका एक फाउंडेशन बनाने में मददगार साबित हो रहा होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, पॉज देते हैं। अगले वीडियो में हम इनकी फिलोसॉफी को और डिटेल से करेंगे, जीवा और जगत के बारे में, कि किस तरीके से फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए आज को यहीं तक इसे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।